हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था ज़ोक्राल्स्की की प्रोसेस से इनगॉट कैसे बनाते हैं, वो हमें पता चल गया था। ये इनगॉट आपका बन जाएगा जैसा कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है। तो आपका जो इनगॉट बना है, अब हमें क्या करना है, इसके स्लाइसेस करना है, ठीक है। तो इसलिए प्रोसेस होती है स्लाइसिंग, ट्रिमिंग एंड पॉलिशिंग। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है कि जैसे हम इसके स्लाइसेस करते हैं जब भी इनगॉट के, तो आपका ये वेफर जो बनेगा, ठीक है, टू डायमेंशनल बता रहा हूँ आपको मैं। तो ये जो 2 डायमेंशनल आपका वेफर बनेगा, इसमें जो विंडोज़ होगी बाद में, इन विंडोज़ में इसमें आपका आईसी फैब्रिकेट करते हैं और इसको डाइस बोलते हैं हर एक विंडो को, ठीक है, हर एक बॉक्स को, ठीक है। तो पहले इसके स्लाइसिस करें। स्लाइसिस करने के बाद ये डाइस जो बनाते हैं हम, तो ये डाइस बनाने से पहले जब हम उसके स्लाइस कर देते हैं, तो स्लाइस करने के बाद उसका ट्रिमिंग करना भी ज़रूरी हो जाता है और पॉलिशिंग करना भी ज़रूरी हो जाता है, ताकि वो हर जगह से सेम रहे, ठीक है, कहीं से उबड़ खाबड़ ना हो। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को काटते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल एग्जैक्ट हर जो वेफर कटे हो बिल्कुल सही कटे। कहीं से ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, कहीं से ब्लेड ऊपर आगे पीछे चल सकती है। भले मशीनरी से चल रहे हो पर फिर भी ये चांस हो जाता है, ठीक है। तो मशीन से चले फिर भी हो जाता है, तो रिस्क ना लिया जाए, इसलिए क्या किया जाता है, ताकि वो पूरा वेफर थ्रू आउट सेम रहे। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, ये जो उन्होंने स्लाइसेस काटे हैं उसमें वो क्या करते हैं, ट्रिमिंग भी करते हैं। ट्रिमिंग मतलब कि जो एक्स्ट्रा, जो जैसे हमारे बियर्ड में बाल आते हैं तो हम उन्हें एक्स्ट्रा जो होते हैं उन्हें ट्रिम करने के लिए ट्रिमर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि सब सेम रहे, ठीक है। तो सेम ट्रिमिंग इसलिए यहाँ पे की जाती है ताकि वो उसका सरफेस थ्रू आउट सेम ही रहे, ठीक है। और ट्रिमिंग होने के बाद उसकी पॉलिशिंग भी कर दी जाती है। पॉलिशिंग से ये हो जाता है कि और बेटर वो उसका सरफेस हो जाता है, ठीक है। पॉलिशिंग जैसे आपने घरों पे देखा होगा, कई बार वो मशीनें चलती हैं, जब वो मार्बल लगाते हैं तो मार्बल जब लगा रहे होते हैं तो उसमें भी वो पॉलिशिंग करते हैं, ठीक है, कि कहीं से उबड़ खाबड़ ना रहे, आपका जो सरफेस है वो प्लेन ही रहे। तो वो पॉलिशिंग यहाँ पे भी की जाती है। आपका जब वेफर बनता है उसके बाद जब ये सब हो जाता है, फिर ये आपके पार्टीशन कही जाते मतलब इसमें करे जाते हैं, ताकि आप उसमें हर बॉक्स में एक आईसी पे काम कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वेफर्स के साथ ये सब भी किया जाता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ डीप में नहीं है, बस सिंपल ये है कि ट्रिमिंग होती है और पॉलिशिंग होती है। और कई बार पॉलिशिंग के लिए मैकेनिकल तरीके से की जाती है, तो कई बार ट्रिमिंग मैकेनिकल तरीके से की जाती है। पॉलिशिंग जब की जाती है तो कई बार केमिकल का इस्तेमाल भी कर लेते हो, कि वो बराबर केमिकल से भी पॉलिश किया जा सके, ताकि वो जो एक्स्ट्रा या फिर कोई आपने जो ब्लेड इस्तेमाल करी है उसका कोई कण उसमें आ जाए तो वो भी पॉलिश करना है, वो भी हटाना आपको, तो वो भी रिमूव करने के लिए कई बार केमिकल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और फिर कई बार ये होता है कि जो इनगॉट होता है आपका, ये पी टाइप का भी हो सकता है और एन टाइप का भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। या तो आप कोई तरीके होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तरीके होते हैं, हॉल इफ़ेक्ट होता है ये जानने के लिए कि आपका सेमीकंडक्टर आपका एन टाइप का है कि पी टाइप का है, ये सब जानने के लिए हॉल इफ़ेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आप इतना एक्सपेरिमेंट, पता चला आपने बना तो दिया है, लॉट में रख तो दिया है, पर आपके ध्यान से निकल गया, ठीक है, कि मिस हो गया कि क्या था, एन टाइप था या पी टाइप, तो फिर उसकी आप चेकिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा वो एन टाइप या पी टाइप है। या तो ये तरीका है, या तो वो क्या करते हैं कि ये जो वेफर्स बनाते हैं, ठीक है, उसकी कटिंग कुछ इस तरीके से रखते हैं कि आपको देख के पता चल जाए वो एन टाइप है कि पी टाइप, ठीक है। जैसे कि अगर आपका वेफर ऐसा है, ये आपका वेफर होता है, तो क्या करेंगे कि यहाँ से थोड़ा फ्लैट कर देंगे, हल्का सा इस पर फ्लैट कर दिया उन्होंने, और इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे एक और फ्लैट दे देंगे। ये इसके 90 डिग्री पे एक और फ्लैट दे देंगे, ठीक है। फ्लैट सरफेस कर देंगे 2 जगह से। तो 2 जगह से जब ये फ्लैट सरफेस कर देते हैं तो ये जो होता है, ये आपका प्राइमरी फ्लैट, मतलब पहला फ्लैट, ये प्राइमरी फ्लैट, पहला फ्लैट ये रहा, और ये जो फ्लैट है ये आपका सेकेंडरी फ्लैट है, सेकेंडरी फ्लैट, ठीक है। ताकि जब आप वेफर को देखें तो आपको वेफर को देख के ही पता चल जाए कि ये आपका किस टाइप का वेफर है, किस इनगॉट का है, मतलब पी टाइप का है कि एन टाइप का है, चेक ना करना पड़े कुछ भी, ठीक है। तो आपका ये क्या करते हैं, एक फ्लैट इधर दे दिया और एक फ्लैट इधर दे दिया। जो पहला फ्लैट दिया उसके 90 डिग्री आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दूसरा फ्लैट वो दे देते हैं, तो हम समझ जाते हैं हाँ भैया ये पी टाइप का इनगॉट है, क्योंकि इसके 2 फ्लैट दिख रहे हैं मुझे, वो भी पास पास ही हैं, एक फ्लैट इधर है तो दूसरा फ्लैट बिल्कुल यहीं नीचे जाके कहीं पे है, ठीक है। और अगर वो एन टाइप का बनाना चाहते हैं, एन टाइप को अलग से दिखाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जैसे ये सर्कुलर वेफर है, तो वो क्या करेंगे, एक फ्लैट यहाँ दे देंगे और एक फ्लैट यहाँ दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्राइमरी फ्लैट, ये आपका प्राइमरी फ्लैट है,
ठीक है, और ये आपका सेकेंडरी फ्लैट है। इन दोनों फ्लैट्स के बीच में जो दूरी है वो है 180 डिग्री की। तो ये आपका हो जाएगा एन टाइप का वेफर। ठीक है, ये सब इसीलिए किया जाता है ताकि आप जब इनगॉट बना दो, आपने उसे कहीं पे रखा है तो गलती से भी अगर मान लेते हैं मिस हो गया, कुछ भी समझ नहीं आया, उसमें ध्यान नहीं दिया कि भाई कौन सा वाला था, तो आप सिंपल इस कट वाले एजेस को देख के समझ जाओगे कि वो पी टाइप का है कि एन टाइप का है। ठीक है, तो ये जस्ट आपको चेक करने के लिए, जानने के लिए कि कौन सा वाला है, इसलिए ये भी कर देते हैं। प्राइमरी फ्लैट, सेकेंडरी फ्लैट, अगर 180 डिग्री का बीच में दिख रहा है फ्लैट के बीच में तो वो आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, और अगर 90 डिग्री का दिख रहा है तो वो आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं अभी कि किस तरीके से आपका एनमॉस फैब्रिकेशन होता है, फैब्रिकेशन के स्टेप्स क्या क्या होते हैं वो धीरे धीरे हम देखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आपके जो नंबर ऑफ़ स्टेप्स होते हैं आईसी फैब्रिकेशन में वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, एक एक करके हम बस उनका ओवरव्यू देखेंगे, फिर डिटेल में हम देखेंगे वो कैसे करते हैं। पर सबसे पहले उनका ओवरव्यू देखना ज़रूरी है। तो अभी जो मैंने एग्जांपल लिया है वो मैंने लिया है एनमॉस का, एन चैनल मॉसफेट। बनाने को बीजेटी भी बना सकते हैं, रेजिस्टेंस बना सकते हैं, कैपेसिटेंस बना सकते हैं, कई सारे कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं। पर अगर आईसी फैब्रिकेशन को समझना है तो किसी एक से भी हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से आईसी फैब्रिकेशन होती है। ठीक है, तो हमने जो एग्जांपल लिया है यहाँ पे वो लिया है एनमॉस का, एन मॉसफेट, एन चैनल मॉसफेट। तो उसमें वो किस तरीके से हम एन चैनल मॉसफेट को बनाते हैं, जिसमें आपका सोर्स, गेट, ड्रेन, ऑक्साइड लेयर होती है, तो वो सब कैसे बनता है। और एन टाइप का डिफ्यूजन भी होता है पी टाइप के सबस्ट्रेट में, फिर उसके बाद मेटल्स भी कनेक्ट करने होते हैं। तो हम पूरे स्टेप्स 1 बाय 1 देखते हैं, उसके बाद हम उन्हें डिटेल में समझेंगे भी, पर अभी हम सिर्फ ऊपर से देख लेते हैं हो क्या रहा है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे वो है स्टेप्स फॉर एनमॉस आईसी फैब्रिकेशन। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, अगर एन चैनल मॉसफेट बनाना है तो जैसे कि हम जानते हैं मॉसफेट में अगर एन चैनल का मॉसफेट बनाना है तो आपका जो बेस होगा वो पी टाइप सबस्ट्रेट होना ज़रूरी है। तो हमारा जो यहाँ पे बेस है पी टाइप है। ठीक है, हमारा जो वेफर है पी टाइप वेफर, पी टाइप सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं इसे। तो हमने वो पी टाइप ले लिया, जो हम जानते हैं कैसे बना सकते हैं, वो हमारा प्रोसेस था ज़ोक्राल्स्की की मदद से हम पूरा इनगॉट बना सकते हैं पी टाइप का। फिर उसे स्लाइस करके, ट्रिम करके, पॉलिश करके, उसकी क्लीनिंग करके फिर हम अपना पी टाइप सबस्ट्रेट ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सबसे पहले स्टेप में तो आपको ये चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेप में आ जाते हैं हम आपका ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हमने क्या करा है, ये पी टाइप जो वेफ़र है हमने उसका ऑक्सीडेशन कर दिया है। तो ऑक्सीडेशन जब करेंगे तो सिलिकॉन वो खुद ही होगा, जो भी था सिलिकॉन था। तो आपका पी टाइप सिलिकॉन था, तो उसमें अगर मैं ऑक्सीडेशन की लेयर, एक SiO2 की लेयर लगा दूंगा, तो SiO2 की लेयर जब लगा दोगे तो एज ए इंसुलेटर वो बिहेव करेगी। ठीक है, मतलब कि ये लेयर जो होगी वो एज ए इंसुलेटर होगी पी टाइप के लिए। अब यहाँ से अगर मैं कुछ भी डालूंगा ऊपर से तो वो किसी भी हालत में यहाँ डिफ्यूज़ होकर नहीं आ सकता पी टाइप में, क्योंकि SiO2 की लेयर उसे आने नहीं देगी। हम जानते हैं SiO2 एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, तो वो किसी को नीचे आने नहीं देगा पी टाइप में अगर मैंने SiO2 की लेयर लगा दी तो। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर इस पूरे पी टाइप के ऊपर बिछा देते हैं। ठीक है, ताकि फर्दर उसमें कुछ भी आ ना सके। अगर हम नहीं चाहते उसमें कुछ आए तो हमें एक करना पड़ेगा। तो SiO2 की लेयर हमने लगा दी है। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप हमारा जो है वो है एनमॉस बनाने के उसमें प्रोसेस में, वो है हमारा फोटोलिथोग्राफी। अब फोटोलिथोग्राफी क्या होता है, फोटोलिथोग्राफी का मतलब क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, डिटेल में समझेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम फोटो मतलब यहाँ पे लाइट की मदद से हम लिथोग्राफी मतलब होता है कोई अरेंजमेंट बनाना, कोई पैटर्न बनाना। ठीक है, तो हम लाइट की मदद से कुछ पैटर्न होगा जो हम इसके ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोलिथोग्राफी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। यहाँ पे तो मैं शॉर्ट में बता दूंगा, पर ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो इसे हम डिटेल में ज़रूर देखेंगे कि किस तरीके से फोटोलिथोग्राफी होती है। थोड़ा सा आइडिया मैं यहाँ पे आपको फिर भी दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ऊपर से जो लाइटिंग है वो UV लाइट है आपकी, जो मैं यहाँ से ऊपर से प्रोवाइड करूँगा। और यहाँ पे कुछ विंडो, ये आपका देखिए जो ये मास्किंग है, इसे बोलते हैं मास्क करना। ठीक है, मास्किंग करना, मास्किंग मतलब कि किसी चेहरे को, किसी चीज़ को छुपा लेना, किसी को अनमास्क रखना। जैसे कि अब मैं यहाँ से UV लाइट जब दूंगा तो जहाँ जहाँ पे ये मास्किंग हो रखी है वहाँ से UV लाइट नीचे नहीं आ सकती, क्योंकि जहाँ पे मैंने मास्किंग कर रखी है वहाँ पे मैंने एक ओपेक, जैसे हम पढ़ते थे ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ये जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं
ये लाइट को इधर से उधर जाने देंगे नहीं जाने देंगे डिपेंड करेगा इसी पे कि ओपेक है कि ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो जैसे कोई ट्रांसपेरेंट होता है तो उसमें तो लाइट आगे आर पार हो सकती है, पर ओपेक में नहीं हो सकती। तो ये जो मैंने मटेरियल लिया है यहाँ पे मास्क वाला, ये ओपेक होगा। यहाँ से लाइट इधर नहीं आ पाएगी जहाँ जहाँ पे मटेरियल होगा। तो जहाँ जहाँ पे मटेरियल होगा वहाँ से यूवी लाइट इस पर नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे मैंने एक येलो कलर से तो मैंने SiO2 की लेयर बना रखी है ताकि वो आपको अलग से दिखे, ठीक है, येलो कलर से। और पिंक कलर से मैंने एक बना रखा है, ये होता है फोटो रेजिस्टिव मटीरियल। फोटो रेजिस्टिव मटीरियल मतलब ये एक ऐसा मटीरियल जिस पे लाइट पड़ती है तो इसकी सॉल्युबिलिटी या इसका टूटना या इसका स्ट्रॉन्ग होना वो डिपेंड करता है इस पर लाइट पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, ठीक है। वो भी 2 टाइप के मटेरियल होते हैं ये, तो हम वो दोनों टाइप के मटेरियल भी डिटेल में समझेंगे फोटोलिथोग्राफी में। तो यहाँ पे जो PR मैंने लिखा है ये फोटो रेजिस्टिव मटीरियल है। ये मटीरियल ऐसा होता है कि इस पर अगर लाइट पड़ती है तो ये अपने आप को सख्त भी कर सकता है और अपने आप को एकदम सॉल्यूबल भी कर देगा। या तो बड़ी आराम से ये टूट जाएगा या या अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है PR किस तरीके का लेते हैं, पर इसका स्ट्रॉन्ग बनना या एकदम से सॉल्यूबल बनना, ढीला हो जाना, वो सब कुछ डिपेंड करता है इसकी ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने PR लिया वो इस तरीके का है कि जहाँ जहाँ पे इस पर लाइट पड़ेगी वहाँ पे अपने आप को बिल्कुल ढीला कर देगा, सॉल्यूबल हो जाएगा, मतलब बड़े आराम से इसे निकाला जा सकता है, ठीक है। पर जहाँ जहाँ पे इसे लाइट नहीं पड़ेगी वहाँ पे टाइट रहेगा, एकदम हार्ड। तो यहाँ पे मैंने लाइटिंग करी, तो लाइटिंग करने के बाद देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे इस वाले एरिया में लाइट नहीं पड़ेगी, इस वाले एरिया में भी लाइट नहीं पड़ेगी, इस वाले एरिया में भी लाइट नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से इधर वाले एरिया हार्ड हो जाएंगे, पर जहाँ जहाँ से लाइट एंटर कर जाएगी वो एरिया सॉफ्ट हो जाएगा, जो कि ईजिली निकाला जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है एचिंग। एचिंग भी एक्चुअली फोटोलिथोग्राफी के अंदर ही आता है, पर इसे सेपरेट समझाना अलग से समझाना ज़्यादा सही रहेगा। तो आपका एचिंग जो होता है, एचिंग मतलब ये होता है कि जिस चीज़ को आप नहीं चाहते उसको रिमूव कर देना, ठीक है। आपका ये जो फैब्रिकेशन प्रोसेस चल रहा है, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी जगह पे आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए, उसको आपको रिमूव करना है। जैसे आप कोई सर्किट बनाते हो तो उसमें कई एक्स्ट्रा तार लग रही होती है, लंबी तार लग रही होती है, या कोई चीज़ एक्स्ट्रा में बाहर आ रही होती है, तो आप उसे रिमूव कर देते हो, हटा देते हो, कटर की मदद से हटा देते हो। तो सेम यहाँ पे भी हम एचिंग करके जो हमें नहीं चाहिए उसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। या फिर हमें कुछ ऐसा प्रोसेस करना है कि भैया उसे हटाना ही पड़ेगा किसी चीज़ को, बिना उसके काम बनेगा नहीं, ठीक है, तो हम तब भी एचिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो एचिंग है, एचिंग इस तरीके से है कि देखिए, सबसे पहले तो ये हुआ कि जहाँ जहाँ पे यूवी लाइट पड़ी वो वाला पार्ट सोल्यूबल होकर हट गया। तो अब ध्यान से देखेंगे तो वो वाला पार्ट देखिए, पिंक वाला मैंने वहाँ से हटा दिया है, ठीक है। पिंक वाला पार्ट वहाँ से हट चुका है, वो यहीं हट गया था पर मैंने उसे यहाँ दिखाया, ठीक है, वो हट चुका है। जैसे ही मैं प्रोसेस को करूँगा वो वाला पार्ट हट जाएगा, वो मेरे एक स्टेप और बढ़ जाता है, इसलिए मैंने उसे अलग से रखा नहीं है। तो आपका यहाँ पे चलिए, मैंने एक्चुअली यहाँ आ गया डायरेक्ट, एक्चुअली मैंने बना रखा है, ऊपर ही है, ये देखिए ध्यान से, ये मैंने फोटोलिथोग्राफी के अंदर ही आता है ये भी, क्योंकि इसमें हमने कुछ और किया नहीं है, यूवी लाइट को डाला। तो ध्यान से देखेंगे, इसके बाद यहाँ नहीं आना, एक्चुअली मैं थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ से यहाँ नहीं आना, आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। तो अभी यहाँ ना आके सीधा थर्ड से ऊपर जो मैंने डायरेक्शन कर रखी है ऑरेंज कलर से, तो इस पर आना है। इस पर ध्यान से देखेंगे तो जहाँ जहाँ पे लाइट पड़ी वो वाला पिंक पार्ट हट गया, ठीक है, वो इजीली सॉल्यूबल हो गया, वो निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे यूवी लाइट ने उसको, इसका जो मटेरियल था उसको सॉल्यूबल कर दिया, वो एकदम से निकल सकता है बड़े आराम से, तो वो निकल गया। तो बचा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट PR का, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस जगह से SiO2 को हटा लूँ, ये जो ये वाली जगह है, इस जगह से SiO2 को हटा लूँ, ताकि मैं वहाँ पे N टाइप सेमीकंडक्टर डाल सकूँ, जो कि हमारे MOSFET में होता है। तो अगर मुझे वहाँ पे N टाइप का MOSFET मतलब N टाइप का सेमीकंडक्टर अंदर डालना है, P टाइप में डिफ्यूज़ करना है, तो मुझे इस SiO2 की लेयर को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये हटेगा नहीं तब तक कोई अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि SiO2 हम जानते हैं वो एज ए इंसुलेटर काम करता है, तो वो किसी को एंट्री करने नहीं देगा। तो एंट्री नहीं करने देगा, इसलिए मुझे ये वाला पार्ट हटाना है। अब ये वाला पार्ट हटाना पड़ेगा तो मुझे एचिंग करनी होगी, ठीक है। तो उस एचिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हमने क्या करा, एचिंग ऑफ SiO2, हमने इस जगह से SiO2 को हटा दिया, ठीक है। अब वो जो भी केमिकल होगा जो SiO2 को हटा रहा है, वो डाला तो इस पूरे पे ही जाएगा, क्योंकि ऐसा हम सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस वाले, क्योंकि हम IC बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करते हैं, बहुत सूक्ष्म लेवल पे, छोटे लेवल पे, तो इतना सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो भी केमिकल होता है उस पूरे के ऊपर डाल देते हैं, पर जो PR मेरा मटीरियल है वो उस केमिकल के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, ठीक है। वो केमिकल जो हम डाल रहे हैं वो स्पेशली SiO2 के साथ रिएक्ट करके उसे सॉल्यूबल बना के बाहर निकाल देता है। तो हम ऐसा
यहाँ पे मटेरियल डालेंगे, उसके बारे में मैं बताऊंगा मटेरियल क्या होता है जिस मटेरियल को हम इसमें डालते हैं। तो ये जो SiO2 की लेयर जहाँ पे दिख रही है यहाँ पे, वहाँ से वो हट जाती है, पर बाकी जगह से वो नहीं हटेगी, क्योंकि ये PR एज अ बीच में इंसुलेटर की तरह काम करेगा, क्योंकि फोटो रेजिस्टिव मटेरियल उसके साथ रिएक्ट हो ही नहीं रहा है। तो वो जो भी सॉल्यूबल जो भी आप डालोगे उसके ऊपर से मटेरियल, वो उसी वाले एरिया को हटाएगा SiO2 के जहाँ पे PR उसके ऊपर नहीं है, ठीक है, क्योंकि PR उस मटेरियल के साथ रिएक्ट होगा नहीं जो आप डालोगे, ठीक है, SiO2 को हटाने के लिए। तो जब PR उसमें रिएक्ट नहीं होगा तो PR इधर वाले पोर्शन को बचा लेगा, ये वाला पोर्शन बच जाएगा और ये वाला पोर्शन भी बच जाएगा, क्योंकि वो जो मटेरियल आ रहा है वो सिर्फ उसी जगह पे आ पा रहा है जहाँ पे PR नहीं है, ठीक है। PR मतलब फोटो रेजिस्टिव मटेरियल। तो यहाँ से आपका SiO2 यहाँ से भी हट गया, यहाँ से भी हट गया, ठीक है। तो एचिंग हो गई SiO2 की। और अब आप चाहते हैं कि आप जो PR लगाया उसकी भी एचिंग करना चाहते हैं, तो PR की एचिंग करनी है, मतलब PR हटाना है। तो PR ये जो पिंक कलर में आपको दिख रहा है PR, अगर मुझे इसे हटाना है फोटो रेजिस्टिव मटेरियल को, तो फिर मुझे दूसरे टाइप का केमिकल डालना पड़ेगा, सेम नहीं डाल सकता जो मैं SiO2 के लिए डाल रहा था, ठीक है। तो फिर उसकी एचिंग हो जाएगी, अगर मैं PR की एचिंग करना चाहूँ तो उसकी एचिंग भी हो जाएगी। तो ये स्टेप हो गया एचिंग के अंदर। PR के लिए अलग मटेरियल डलेगा और आपका SiO2 के लिए अलग मटेरियल डलेगा। एक्चुअली मुझे करना ये था, क्योंकि मुझे एन टाइप डालना है, मुझे एन टाइप अगर डिफ्यूजन करना है तो मुझे इस एरिया में एन टाइप डालना था। अब एन टाइप डिफ्यूजन करने के लिए मुझे यहाँ पे SiO2 की लेयर को हटाना था। तो SiO2 की लेयर को हटाने के लिए मैंने ये पूरा तामझाम करा है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है, ये जो बीच वाले स्टेप्स हैं, ठीक है। देखो मुझे करना क्या था, मुझे सिंपली ये करना था कि बीच से SiO2 दो जगह से हटाना था, कुछ यहाँ से हटाना था और कुछ यहाँ से हटाना था, ताकि मैं एन टाइप डिफ्यूज़ कर सकूँ। तो उसको हटाने के लिए मैंने ये प्रोसेस करा, फोटोलिथोग्राफी वाला और एचिंग वाला। एचिंग भी एक्चुअली फोटोलिथोग्राफी का ही पार्ट है, पर फिर भी हम उसे अलग से देख रहे हैं। और फिर जाके मेरा ये बना। अब जब मेरा ये बन गया है, अब मैं डिफ्यूजन कर सकता हूँ एन टाइप का। अब मैं एन टाइप लेयर जो यहाँ पे अंदर बन जाती थी, एन टाइप जो आपका डिफ्यूज़ होता था, वो अब मैं कर सकता हूँ। ऊपर से एन टाइप मैं डालूंगा, तो जब भी मैं एन टाइप डालूंगा तो यहाँ पे एन टाइप जो होगा, वो जो भी डालूंगा वो सारा का सारा यहीं पे आके ठहर जाएगा, बीच में आके वो यहीं पे आके गिर जाएगा, क्योंकि SiO2 की जो लेयर है वो उसके साथ उसे अंदर आने नहीं देगी। मतलब इस तरफ तो नहीं आने देगी, इस तरफ नहीं आने देगी, इस तरफ नहीं आने देगी। एन टाइप जो आएगा वो जैसे आप डालोगे तो वो इधर ही आने वाला है, इस जगह पे। तो इस तरीके से आपकी एन टाइप की लेयर अंदर आ जाएगी, जो आप चाहते थे, क्योंकि आपको पता है एन चैनल मॉसफेट बनाना है, एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट बनाना है, जिसमें आपके एन चैनल पूरा प्रॉपरली बना नहीं होता, मतलब बीच में भी एन नहीं होता, सिर्फ ड्रेन सोर्स की तरफ एन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगला जो पोर्शन, मतलब जो स्टेप है, वो हमारा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में आप एन टाइप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक है। पर एन टाइप को डालना है अगर यहाँ पे, तो पहले जो बीच में SiO2 की लेयर जो अड़ रही थी वो ना अड़े, इसलिए हमने पूरा तामझाम करा है कि SiO2 को रिमूव किया, एचिंग करी है फोटोलिथोग्राफी की मदद से उस पैटर्न, क्योंकि पैटर्न भी यही चाहिए था हमें, इसलिए फोटोलिथोग्राफी की ज़रूरत पड़ी। तो फिर हमने यहाँ पे एन टाइप डाल लिया। मुझे एन टाइप पूरे में नहीं डालना था, अगर मुझे एन टाइप पूरे में डालना होता तो फिर मैं पूरा SiO2 हटा देता, उसे डालने का मतलब ही नहीं था फिर SiO2, ठीक है। मुझे पूरे में नहीं डालना था, इसलिए ये पैटर्न वाला काम करना पड़ा, ये पैटर्न वाला। इस पैटर्न की मदद से हम जहाँ पे एन टाइप डालना चाहते हैं सिर्फ वहीं पे डाल सकेंगे, और बाकी जगह पे वो एन टाइप नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अभी डिफ्यूजन हुआ है। अब इसके आगे के भी स्टेप्स होंगे कि आगे क्या करना है, मेटलाइजेशन भी करना है, मेटल्स भी डालना है, तो वो कैसे डालेंगे, वो भी सेलेक्टेड जगह पे ही डालना है, ठीक है। तो आगे वाला प्रोसेस इसके बाद हम देखेंगे आगे, ठीक है।